अगर मैं उससे कहता हूँ तुम्हें पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारा डांस देखा और तुम सच में काफी टैलेंटेड हो, पर अभी तुम ज्यादा फेमस नहीं हो। ये सुनकर याओ कहती है आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। मैं उससे कहता हूँ मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं देना चाहता, मैं बल्कि तुम पर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। पहले तो मैं तुम्हारे लिए एक बेटर एजेंसी ढूंढूंगा ताकि तुम एक फेमस लाइव स्ट्रीमर बन सको और तुम्हें ब्रांड्स प्रमोशन मिले। मैं चाहता हूँ कि तुम बस अपने कंटेंट पे ध्यान दो। ये सुनकर याओ थोड़ा शॉक हो जाती है और वो कहती है आप मुझ पर इतना ट्रस्ट करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर क्या मैं सच में ये कर पाऊंगी। मैं एक हल्की सी स्माइल के साथ उससे कहता हूँ मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ये कर सकती हो। खैर उसके बाद मैं वेटर को कहता हूँ कि वो हमारा बिल लेकर आए, पर याओ मना करने लगती है और कहती है नहीं नहीं, आपने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ करा है, कम से कम मुझे हमारे खाने के पैसे देने दीजिए। और उसके बाद वो अपने कार्ड से खाने का बिल पे कर देती है। मुझे सिस्टम की तुरंत नोटिफिकेशन आती है याओ ने 5,800 युआन आप पर खर्च करें, आपको इसका 10,000 टाइम्स कैशबैक मिलता है। 58 मिलियन युआन आपके बैंक में क्रेडिट कर दिए गए हैं। मैं याओ के सामने तो बिल्कुल शांत बैठा होता हूँ, पर अपने मन में मैं बहुत ही ज्यादा खुश होता हूँ। मुझ पर पैसों की बारिश हो रही होती है। एक ही झटके में मैं मल्टी मिलियनर बन गया। खैर उसके बाद मैं याओ के लिए काफी अच्छी एजेंसी को हायर करता हूँ जो कि उसको काफी अच्छे से रेडी करती है उसकी स्ट्रीम के लिए। मैं याओ को कॉल करके बताता हूँ तुम्हें अपने कंटेंट को और भी ज्यादा बेटर बनाना होगा। खैर उसके बाद रात में मैं उसकी लाइव स्ट्रीम देख रहा होता हूँ। वो वैसे ही कर रही होती है जैसा मैंने उससे कहा था। मैं उसकी लाइव स्ट्रीम अपने कंप्यूटर पर बैठा देख रहा होता हूँ। बीच बीच में मैं उसे सुपर चैट्स भी कर रहा होता हूँ। वो मेरी सुपर चैट्स के लिए मुझे स्ट्रीम पर ही शुक्रिया बोलती है। मुझे वापस से सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है याओ का फेवर वापस से 30 से बढ़ा दिया गया है। उसकी थोड़ी देर बाद लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाती है। याओ मुझे वीडियो कॉल करती है ये पूछने के लिए कि मुझे आज की स्ट्रीम कैसी लगी, और वो मुझे बताती है कि 1 लाख लोग उसकी स्ट्रीम देख रहे थे। वो ये कहते हुए थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। मैं एक मुस्कुराहट के साथ उससे कहता हूँ ये तो बस शुरुआत है। खैर अगले दिन जब मैं अपना नाश्ता कर रहा होता हूँ मुझे अपने एक पुराने दोस्त का मैसेज आता है जिसमें वो मुझे बताता है कि उसकी मंगेतर उससे 6 लाख युआन मांग रही है दहेज में, और साथ ही में एक बहुत ही अच्छा घर जो कि उसके नाम पर होगा। मेरे दोस्त को समझ नहीं आ रहा होता कितने पैसे उसके पास कहाँ से आएंगे। वो रो रहा होता है और काफी परेशान होता है और मुझसे कहता है अगर मैं उसे ये सब नहीं दे पाया तो वो हमारी एंगेजमेंट को तोड़ देगी। हमारा 3 सालों का रिलेशनशिप है और सब कुछ बस थोड़ी ही देर में खत्म हो जाएगा। मुझे ये सुनकर थोड़ा बेकार लगता है और मैं उससे कहता हूँ तो क्या हुआ अगर तुम लोगों का 3 सालों का रिलेशनशिप है, तो अगर तुम ऐसी लड़की से शादी कर लेते हो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम ऐसी लड़की के लिए अपनी लाइफ बर्बाद करो। मेरा दोस्त कुछ बोले उससे पहले ही मैं उससे कहता हूँ ठीक है अब बातें बंद करो और मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजो। ये कहने के बाद मैं उसे 6 लाख युआन भेज देता हूँ। आखिर है तो मेरा दोस्त ही। उसके बाद मेरा दोस्त उन पैसों को जाकर बैंक से निकाल लेता है और उन पैसों को जाकर सीधा अपनी मंगेतर के पास रख देता है। उसकी मंगेतर के पास मेरी एक्स गर्लफ्रेंड भी खड़ी होती है। उसकी मंगेतर उससे कहती है तो आखिरकार तुमने पैसों का इंतजाम कर ही लिया। मेरा दोस्त उसे वो 6 लाख युआन दे देता है, पर फेंकते हुए। उसकी मंगेतर पहले तो ये देखकर यकीन ही नहीं कर पाती और वो उससे कहती है क्या तुमने इतने सारे पैसे बैंक से चोरी किए हैं। जिस पर मेरा दोस्त उसे मेरा नाम बताते हुए कहता है मैंने ये पैसे अपने ब्रो से लिए हैं, और आगे कहता है मेरे ब्रो ने मुझे काफी अच्छे से समझा दिया कि तुमसे ब्रेकअप करना ही मेरे लिए सही फैसला होगा। इन पैसों को उठाओ और मेरे आसपास कभी दिखाई मत देना। खैर मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो मेरा नाम सुनकर काफी शौक हो जाती है और कहती है आखिर उसके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। ये सुनकर मेरा दोस्त कहता है उससे तुम्हें क्या मतलब है। ये कहने के बाद वो अपने स्कूटर को उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। उसकी मंगेतर और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड वहीं पे खड़ी की खड़ी रह जाती हैं। उसके बाद मैं अपने उसी दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट आया होता हूँ। वो मुझे शुक्रिया बोल रहा होता है। वो मुझसे कहता है मेरे दोस्त तुम सच में मेरे लिए भाई जैसे हो। तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड भी वहाँ पर थी, तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था जब मैंने उसे बताया कि ये पैसे मुझे तुमने दिए हैं। मैं उससे कहता हूँ अगली बार दोबारा से ऐसी लड़की मत चूज करना। तुम एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहते थे जो कि जिंदगी भर के लिए तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहती है। खैर आगे मेरा दोस्त कहता है वैसे मुझे बताओ यार आजकल तुम इतने अमीर कैसे हो रहे हो। ये सुनकर मैं उससे कहता हूँ मुझे लड़कियां पैसे देती हैं, तुम नहीं समझोगे। ये सुनकर मेरा दोस्त हंसने लग जाता है। मैं बस एक स्माइल करता हूँ। खैर अगले दिन मुझे याओ से मिलना था। मैं उस प्लेस पर आ जाता हूँ जहाँ की लोकेशन मुझे याओ ने भेजी थी। वो पहले से एक टेबल पर बैठी होती है। मुझे देखते ही वो तुरंत मेरे पास आती है। मैं उससे पूछता हूँ क्या मुझे देर हो गई, आखिर तुम यहाँ पर कब से हो। वो मुझसे कहती है नहीं नहीं आपको इतनी भी देर नहीं हुई है, मैं बस यहाँ पर थोड़ी देर पहले आई थी। मैं उसे देखकर मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ तुम रियल लाइफ में और भी ज्यादा सुंदर दिख रही हो जितनी तुम लाइव स्ट्रीम पर दिखती हो उससे कई ज्यादा। वो मुझे शुक्रिया बोलती है पर वो थोड़ी परेशान भी लग रही होती है। वो मुझे बताती है कि उसे मेरी एक मदद चाहिए। मैं उससे कहता हूँ टेबल पर चलकर आराम से बात करते हैं। उसके बाद जब हम लोग अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं वो मुझसे कहती है असल में मेरे डैड के ऊपर काफी ज्यादा लोन है और मेरी मॉम काफी बीमार है। मेरा छोटा भाई अभी स्कूल में है। मुझे 5 मिलियन युआन की जरूरत है। मैं जानती हूँ कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है, पर अगर आप मेरी मदद करते हो तो मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मैं उससे कहता हूँ तुमने सही कहा 5 मिलियन काफी बड़ी रकम है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। खैर पहले हम अपने खाने पर ध्यान देते हैं फिर बात करते हैं। आगे मैं उसे खाना सर्व करते हुए कहता हूँ तो मुझे अभी बताओ कि तुम्हारी एजेंसी तुम्हें कितनी सैलरी देती है। या वो मुझे बताती है वो लोग मुझे बेस सैलरी और कमीशन देते हैं, पर अगर अभी मैं उस एजेंसी को छोड़ती हूँ तो पेनल्टी अमाउंट काफी ज्यादा है। मैं पहले थोड़ा सोचता हूँ और फिर याओ से कहता हूँ अगर मैं तुम्हारे थोड़े लोन चुका दूं तो क्या तुम मेरे लिए अपना स्ट्रीमिंग स्टाइल चेंज करोगी। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी स्ट्रीम को थोड़ा ट्रेडिशनल बनाओ, और हाँ अभी मैं तुम्हें 1 मिलियन तक दे सकता हूँ, पर तुम्हें शो करना पड़ेगा कि तुम इन सब चीजों को लेकर काफी सीरियस हो। मैं तुरंत अपना फोन निकाल कर याओ के अकाउंट में 1 मिलियन भेज देता हूँ। ये चीज देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोते हुए कहती है मुझे आपसे मिले हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और फिर भी आपने मुझे इतने सारे पैसे दे दिए। आपको नहीं लगता कि मैं आपको स्कैम भी कर सकती हूँ। मैं ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहता हूँ मुझे अपने फैसले पर पूरा भरोसा है। ये 1 मिलियन तुम्हारा पहला चांस है, मुझे दिखाओ कि तुम इन पैसों
पैसों को डिजर्व करती हो। मुझे पता कि मैं तुम पर और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। मुझे सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, याओ का फेवर इस बार 40 से बढ़ गया है। याओ मेरा हाथ पकड़ती है और मुझसे कहती है मैं आपके इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगी। उसके बाद मैं याओ को लेकर उस कैफे से निकलता हूँ। मैं उसके लिए कैब बुलाता हूँ। वो उस कैब में बैठ जाती है और मुझसे पूछती है तो क्या अब मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। मैं मुस्कुराते हुए उससे कहता हूँ ये तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है, और हाँ याद रखना कि मैंने तुमसे क्या कहा है, अपने स्टाइल को बदलो। मैं आज रात तुम्हारी स्ट्रीम देखूंगा। मेरे ये कहने के बाद वो कैब वहाँ से चली जाती है। खैर उसके तुरंत बाद मुझे लू का मैसेज आता है और वो मुझसे कहती है क्या तुम फ्री हो। असल में मैंने और लू ने एक घर देखने का प्लान किया था और मुझे अभी वहीं पर जाना उसके साथ। सच में मुझे अब अपने टाइम को मैनेज करना सीखना होगा। खैर उसके बाद मैं लू को लेकर उस घर को देखने आ जाता हूँ। जो लड़की हमें वो घर दिखा रही होती है वो बताती है ये फार्म हाउस यहाँ पर सबसे महंगा है क्योंकि यहाँ से व्यू काफी अच्छा दिखता है और यहाँ पर प्राइवेसी की भी कोई दिक्कत नहीं है। लू मुझसे कहती है ये प्लेस सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसके बाद वो उस लड़की से इस फार्म हाउस का प्राइस पूछती है, पर मुझे प्राइस जानने में इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं होता। पैसों में अंधा हो चुका हूँ यार। मैं बस लू से पूछता हूँ कि क्या तुम्हें ये पसंद आया। लू कहती है हाँ मुझे ये पसंद आया। वो लड़की हमें इस फार्म हाउस का प्राइस बताती है जो होता है 18.6 मिलियन। मैं तुरंत अपना कार्ड बाहर निकालता हूँ और उससे कहता हूँ मुझे अभी ये फार्म हाउस चाहिए, मैं इसे खरीद रहा हूँ। ये सुनते ही लू और वो लड़की दोनों ही हैरान हो जाते हैं। सिस्टम मुझे बताता है कि लू का फेवर 25 से बढ़ गया है और अब टोटल 55 हो चुका है। आगे वो लड़की मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और उस फार्म हाउस की चाबी मुझे देती है। मैं उस चाबी को लेता हूँ और उसे जाकर लू को दे देता हूँ और मैं उससे कहता हूँ मैं ये प्लेस तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, अब से ये हम दोनों का एक घर है। लू काफी इमोशनल हो जाती है और कहती है ये बहुत ही ज्यादा महंगा है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं उसके पास जाता हूँ और उसके फेस पर हाथ रखकर कहता हूँ तुम ये प्लेस सच में डिजर्व करती हो, मेरे लिए पैसों से ज्यादा तुम कीमती हो। सिस्टम मुझे बताता है कि लू का फेवर वापस से 15 से बढ़ गया है और अब टोटल 70 हो चुका है। उसके बाद लू मुझे हक लेती है। शाम में विंडो के पास खड़े हम लोग सनसेट देख रहे होते हैं। हम दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए होते हैं। लू मुझसे कहती है मुझे लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। तभी मुझे फोन पर हान का मैसेज आता है। वो मुझसे मिलना चाहती थी पर मैं उस मैसेज पर अभी ध्यान नहीं देता। लू मुझे कसकर हक करके कहती है कैसा रहेगा अगर आज हम यहाँ पर डिनर करें, तो मैं तुम्हारे लिए कुक करूंगी। जब लू मुझे कसकर हक करे होती है तब मुझे याओ का मैसेज भी आता है। वो मुझे बताती है उसकी एजेंसी उसके लिए एक ऑफलाइन फैन मीटअप ऑर्गेनाइज कर रही है और वो काफी नर्वस है। वो मुझे इन्वाइट करती है। खैर उसके अगले दिन रात में मैं अपने दोस्त के साथ बाहर कुछ खाने आया होता हूँ और उसके साथ बैठकर बातें कर रहा होता हूँ। पर तभी यहाँ पर कुछ लड़के आते हैं। मैं उन लोगों को जानता था। उनमें से एक आकर मुझसे कहता है हे ब्रो, मुझे पता चला कि तुम बहुत अमीर बन चुके हो, थोड़े पैसे हम पर भी तो खर्च करो। मेरा दोस्त ये सुनकर कहता है हुआंग चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। मैं भी उस पर गुस्सा करता हूँ और उससे जाने के लिए बोलता हूँ। ये देखकर उसको गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तू अमीर बन गया तो मुझे घमंड दिखा रहा है। वो मुझसे लड़ने वाला होता है पर सिस्टम ने अभी तक मुझे सिर्फ पैसे ही नहीं दिए हैं बल्कि उसने मुझे स्ट्रॉन्ग भी बनाया है। मैं तुरंत उठकर उससे लड़ने लगता हूँ। वेल इसे लड़ना तो नहीं कहेंगे क्योंकि मैं ही उसे एक तरफा मारे जा रहा था। खैर उस लड़के की पिटाई करने के बाद मैं बाकी लोगों से कहता हूँ यहाँ से दफा हो जाओ, अगर तुम लोग मुझे दोबारा दिखाई दिए तो मैं तुम लोगों की टांगे तोड़ दूंगा। वो लड़का जिसकी मैंने पिटाई करी थी वो किसी तरह से उठता है और अपने बाकी के साथियों के साथ यहाँ से निकल जाता है। मेरा दोस्त मुझे देखकर काफी हैरान होता है और वो कहता है आखिर तुम इतने ताकतवर कब से बन गए। खैर उसके बाद मैं अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता हूँ। मैं बस नहा कर निकला होता हूँ। जब मैं अपना फोन चेक करता हूँ तो मुझे एक अननोन नंबर से मैसेज आया होता है। उस मैसेज में लिखा होता है लीटिंग अब मेरी है, तुमने उसकी काफी बेइज्जती करी है और अब तुम मेरी एक दोस्त की क्रश भी चुराना चाह रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे पता है कि तुम कहाँ पर रहते हो। जिस नंबर से मुझे मैसेज आया था मैं उस नंबर पर कॉल करता हूँ पर वो नंबर बंद होता है। तब मुझे याद आता है कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड असल में एक गैंग लीडर है और शायद से वही इन सब के पीछे हो सकता है। खैर तभी से ही शिफ्ट होता है एक अननोन जगह पर। हम कुछ लोगों को देखते हैं। सोफे पर एक आदमी बैठा होता है जो कि यहाँ का बॉस लग रहा होता है। उसका असिस्टेंट बताता है चेंगशी के बारे में बॉस हमने सब कुछ पता कर लिया है। उसके पेरेंट्स नहीं है, वो बस एक नॉर्मल जॉब करता था पर वो अचानक से अमीर हो गया। वो बहुत ज्यादा पैसे खर्चा करता है पर हमें अभी तक पता नहीं चल पाया कि उसके पास इतने सारे पैसे आ कहाँ से रहे। उसका कनेक्शन एलवी के मैनेजर के साथ भी है और वो प्रोफेसर हान के साथ भी काफी क्लोज है और साथ ही में लाइव स्ट्रीमर याओ के साथ भी। ये सुनने के बाद वहाँ का बॉस कहता है अचानक से अमीर हो जाना ये तो काफी इंटरेस्टिंग है और मैंने सुना है कि याओ इन दिनों काफी पॉपुलर स्ट्रीमर बन रही है। असिस्टेंट कहता है जी सर, उसके सब्सक्राइबर्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। बॉस आगे कहता है इस लड़के के बारे में और पता लगाओ, आखिर इसके पास पैसे आ कहाँ से रहे। मैं किसी दिन इस लड़के से खुद मिलना चाहता हूँ। खैर अगले दिन मैं याओ के घर आया होता हूँ। वो अपने डैड को लेकर आती है मुझसे मिलवाने के लिए। वो हम दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस करवाती है। उसके डैड अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे कहते हैं तुमने हमारी बहुत मदद करी है, तुम्हारा शुक्रिया हमें पैसे देने के लिए। मैं तुरंत उनके पास जाता हूँ और कहता हूँ अंकल प्लीज ऐसा मत कहिए, मैंने इतना भी कुछ खास नहीं करा है। याओ ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और कहती है मैं आपकी इस काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद मैं याओ के फादर से कहता हूँ अंकल बस आप रेस्ट करने पर फोकस करिए, आपकी लड़की काफी टैलेंटेड है, वो फ्यूचर में और भी आगे जाएगी। खैर उसके बाद याओ के फादर चले जाते हैं। मैं और याओ आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं। याओ की आंखों से अभी भी आंसू आ रहे होते हैं। वो मुझसे कहती है आपके बिना मुझे नहीं पता कि मैं भी क्या कर रही होती। आपने मुझे जो पैसे दिए मैं उसे बीच में ही रोक देता हूँ और अपना रुमाल देते हुए कहता हूँ पैसों के बारे में भूल जाओ, मुझे तुम में और तुम्हारे टैलेंट में इंटरेस्ट है, तुम्हारी पोटेंशियल काफी ज्यादा है। ये सुनकर याओ कहती है आखिर मुझ में कैसी पोटेंशियल है। मैं उसे बताता हूँ तुम्हारी डांसिंग काफी बढ़िया है, तुम काफी हार्ड वर्किंग हो और सबसे इम्पोर्टेंट तुम एक अच्छी इंसान हो। ये सब कुछ प्राइसलेस है, इनकी कोई कीमत नहीं है। मैं तुम पर इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है। याओ ये सुनकर काफी खुश हो जाती है। सिस्टम मुझे तुरंत बताता है याओ का फेवर 30 से बढ़ गया है और अब टोटल 80 हो चुका है और वो मेरी काफी रिस्पेक्ट करती है। वो मुझे अपना एंजल मानती है। खैर आगे याओ मुझसे कहती है मैं आपको सच में निराश नहीं करूंगी और जब मैं अमीर हो जाऊंगी तो मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी। मैं उससे कहता हूँ पैसों के बारे में बात करना बंद करो, मुझे बताओ कि तुम्हें
अपनी नई एजेंसी में कैसा लग रहा है। खैर उसके बाद हमारी बातें चलती रहती हैं। कुछ टाइम बाद मैं अपने घर पर वापस आकर याओ की स्ट्रीम वापस से देखने लगता हूँ। वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। मैं उसे वापस से कुछ सुपर चैट्स करता हूँ। वो मेरे लिए मेरे फेवरेट सॉन्ग पर डांस कर दिया। स्ट्रीम खत्म होने के बाद याओ अपने फोन पर अपना बैंक अकाउंट चेक कर दिया। उसके पास काफी अच्छे खासे पैसे हो चुके थे। वो तुरंत मुझे मैसेज कर दिया। वो मुझे बताती कि इस महीने उसके शेयर 2 लाख पार कर गए। खैर अगले दिन मैं हान को लेकर एक मॉल में आया होता हूँ। वहाँ पर एक बच्चा दौड़ते हुए हमारे पास आता है और हान के बैग से टकराकर उसको गंदा कर देता है। वो तुरंत अपनी मॉम के पीछे जाकर छुप जाता है, पर उसकी मॉम इस गलती के लिए माफी नहीं मांगती बल्कि एटीट्यूड दिखाती है, जिसे देखकर वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है। एक आदमी उस औरत से कहता भी है, गलती आपकी है मैडम, आपको माफी मांगनी चाहिए। एक औरत कहती है, हाँ आपके बेटे ने किसी का बैग खराब कर दिया, भले ही वो ज्यादा महंगा बैग ना हो, फिर भी आपको माफी मांगनी चाहिए। पर वो औरत माफी नहीं मांगती और अभी भी वहीं पर एटीट्यूड में खड़ी होती है। मैं हान का हाथ पकड़ता हूँ और उससे कहता हूँ, इन पर ध्यान मत दो, यहाँ से चलते हैं। अगर मैं इस औरत को थोड़ी देर और देखता रहा तो मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये देखने से कोई गरीब औरत लग रही है और एटीट्यूड ऐसे दिखा रही है जैसे यहाँ की मालिक हो। ये सुनकर वो औरत गुस्सा हो जाती है और कहती है, हे तुमने भी क्या कहा, वहीं रुको। पर वहाँ का एक स्टाफ आकर उस औरत को रोक लेता है। मैं हान को लेकर वहाँ से निकल जाता हूँ। उसके बाद बाहर आकर हम लोग मेरी कार में बैठ जाते हैं। हान मुझसे कहती है, ये मेरा फेवरेट बैग था। मैं हान से कहता हूँ, कोई बात नहीं, मेरी क्लासमेट का एक बैग का स्टोर है, मैं तुम्हें वहीं ले चलता हूँ और वहीं तुम्हारे बैग को वापस से नया जैसा करवा दूंगा। मैं अपने ड्राइवर से कहता हूँ कि हमें येशिंग सिटी ले चले। उसके बाद मैं अपनी पुरानी क्लासमेट के स्टोर में पहुंच जाता हूँ। वो मुझे देखकर थोड़ी खुश होती है और कहती है, तो बताओ तुम्हें आज मुझसे क्या काम है। मैं उससे कहता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड का बैग काफी गंदा हो चुका है, इससे थोड़ी सफाई की जरूरत है। हान अपना वो बैग जाकर मेरी क्लासमेट को दे देती है और वो सच में काफी गंदा हो चुका होता है। उस बच्चे ने उस बैग पे मिट्टी लगा दी होती है। मेरी पुरानी क्लासमेट कहती है, तुम इस बैग को कल शाम में आकर ले जा सकते हो, मैं इसे साफ करवा के रखूंगी। मैं हान से कहता हूँ, जब तक तुम्हारा ये बैग साफ नहीं हो जाता तब तक तुम यहाँ से 2-3 बैग्स खरीद लो एक्स्ट्रा। ये सुनकर मेरी क्लासमेट कहती है, तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड का सच में काफी ख्याल रख रहे हो। उसके बाद वो उसे बैग्स दिखाने लग जाती है। हान मेरी क्लासमेट से मेरे बारे में पूछती है और ये पूछती है कि मैं हाई स्कूल में कैसा हुआ करता था। मेरी क्लासमेट उसे बताती है, हाई स्कूल में वो काफी स्मार्ट और हैंडसम था, पर वो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में ज्यादा अच्छा नहीं कर पाया और उसके बाद उसने स्कूल छोड़ दिया और किसी जगह पर नौकरी करने लगा। ये सुनने के बाद हान का फेवर एक से बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद मुझे याओ की कॉल आती है, पर मैं उसकी कॉल कभी पिक नहीं करता क्योंकि अभी मैं हान के साथ हूँ। उसके बाद मैं हान के पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि क्या उसे कोई बैग पसंद आया। उसने 1-2 बैग्स को पसंद कर लिया था और मैं उसे वो दिला भी देता हूँ। उसके बाद मैं उससे कहता हूँ, चलो दूसरे स्टोर पर चलते हैं। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और कहती है, हम और शॉपिंग करने वाले हैं। मैं उससे कहता हूँ, ये तुम्हारा पहला चैनल का बैग था, इसके बाद मैं तुम्हें एलबी दिलाऊंगा। मेरे ये कहने के बाद सिस्टम मुझे बताता है, हान का फेवर 3 से बढ़ गया है। हान मुझसे कहती है, क्या तुम सारी लड़कियों के ऊपर ऐसे ही पैसे खर्चा करते हो। मैं उससे कहता हूँ, दूसरी लड़कियां तुमसे कंपेयर नहीं कर सकती हैं, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। मेरे ये कहते ही मुझे सिस्टम का दोबारा से नोटिफिकेशन आता है, हान का फेवर 1 से फिर से बढ़ गया है और अब ये टोटल 52 का हो चुका है। मेरी क्लासमेट ये देखने के बाद मुझसे कहती है, तुम तो सच में अपनी गर्लफ्रेंड को काफी अच्छे से ट्रीट करते हो, अगर वो पूरा स्टोर खरीदना चाहे तो क्या तुम उससे पूरा स्टोर दिला दोगे। हान ब्लश कर रही होती है। मैं हान की तरफ देखता हुआ कहता हूँ, ऑफ कोर्स, ये जो कहेगी मैं उसे वो दिला दूंगा। इसके बाद मैं हान से पूछता हूँ, तुम्हें और कुछ लेना है। हान मुझे मना करते हुए कहती है, नहीं, अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं तब भी तुम्हें उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए। खैर उसके बाद मैं हान को दूसरे स्टोर में लेकर जाता हूँ। मुझे मेरे फोन पर लू का मैसेज आता है। वो मुझसे पूछती है कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ। मैं उसे बताता हूँ कि मैं क्लाइंट के साथ बाहर हूँ, क्या तुम्हें मेरी याद आ रही है। लू कहती है, नहीं, मैं बस सोच रही थी कि तुमने सुबह से मुझे मैसेज नहीं किया था। मैं लू से कहता हूँ, असल में सुबह से मैं क्लाइंट के साथ बिजी हूँ, पर मैं कल को छोड़कर परसों फ्री हो जाऊंगा, वो पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगा। तभी हान स्टोर से निकलकर मेरे पास आ जाती है। वो मुझसे पूछती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अपने फोन को वापस रखता हूँ और उससे कहता हूँ, नहीं नहीं, बस एक क्लाइंट का मैसेज था, तुम्हें कुछ पसंद आया। खैर उसके बाद मैं और हान एक दूसरे स्टोर में चले जाते हैं। हान वहाँ पर कुछ चीजों को देख रही होती है और मैं सोफे पर बैठा याओ की लाइव स्ट्रीम देख रहा होता हूँ। और क्योंकि हमें घूमते हुए काफी टाइम हो गया था, इसीलिए हान अपना फोन निकाल कर कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर देती है। मुझे मेरे फोन पर कॉल आता है, आपका खाना आपके पास बस थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि मैंने तो कुछ खाने के लिए ऑर्डर ही नहीं किया था। तभी कुछ ही देर में वो डिलीवरी वाला आ जाता है और हान को जाकर वो खाने का पैकेज पकड़ा देता है। वो उसे मेरे पास लेकर आती है और सोफे पर बैठ जाती है। वो मुझे बताती है खाना उसने ऑर्डर किया था और कहती है, मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं तुम्हें भूख तो नहीं लगी है। उसने हमारे लिए बर्गर्स ऑर्डर करे थे और क्योंकि उसने मेरे खाने के पैसे दिए, उसने मेरे खाने के 163 युआन दिए थे, इसीलिए सिस्टम मुझे कैशबैक के तौर पर 1.63 मिलियन युआन दे देता है। मैं अपने मन ही मन काफी खुश होता हूँ और हान से कहता हूँ, तुम्हारा शुक्रिया मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। हान ये सुनकर मुस्कुराती और कहती है, ये तो मेरा फर्ज था। खैर उसके बाद अगली सुबह मैं अपने अपार्टमेंट में होता हूँ। जब मैं उठकर अपना फोन चेक करता हूँ, मुझे पता चलता है कि आज रात लू मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना रही है। मैं लू से कहता हूँ कि मैं डिनर तक जरूर से उसके साथ होऊंगा। उसके बाद मैं हान को मैसेज करता हूँ और उससे कहता हूँ, चलो हम लोग अपनी शॉपिंग वापस से कंटिन्यू करते हैं। जिन ब्रांडेड स्टोर्स पर हम कल नहीं जा पाए थे, आज मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलूंगा। उसके बाद जब मैं अपने घर पर बैठा चाय पी रहा होता हूँ, तब मैं देखता हूँ कि याओ इस टाइम लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। इस टाइम पर याओ काफी अच्छे से ग्रो कर रही होती है। मेरी इन्वेस्टमेंट काफी काम आ रही है। अभी मुझे याओ पर और भी इन्वेस्ट करना चाहिए, ये फ्यूचर में जाकर बहुत बड़ी स्टार बन सकती है। खैर आगे मैं हान को लेकर एक बहुत महंगे स्टोर में आया होता हूँ। वो एक बैग को पसंद करती है और मुझसे कहती है, ये मुझे अच्छा लग रहा है पर ये कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं है, ये बैग 90,000 का है। मैं हान से कहता हूँ, अगर तुम्हें ये बैग पसंद है तो मैं इसे तुम्हारे लिए खरीद रहा हूँ। हमेशा याद रखना, दिल से शॉपिंग करनी चाहिए, जो भी तुम्हें पसंद आए बस ले लो, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैं जाकर उस बैग का पेमेंट कर देता हूँ। सिस्टम मुझे बताता कि हान का फेवर 2 से बढ़ गया है और अब टोटल 54 हो चुका है। हान मुझसे कहती है, अब हम कहाँ पर जा रहे हैं, पर मुझे आज रात लू के साथ डिनर करना होता है, इसीलिए मैं हान से कहता हूँ, आज के लिए
लिए हम यहीं पर खत्म करते हैं। रात में मेरी एक मीटिंग है क्लाइंट के साथ। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज छोड़ देता हूँ। सेम शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लू मेरे लिए खाना बना रही होती है। लू अपने मन में कह रही होती है, मैं इस खाने से तुम्हारा दिल वापस से जीत लूंगी। उसके कुछ टाइम बाद मैं और लू डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। वो मुझे अपने हाथों से बनाया हुआ खाना टेस्ट करवा रही होती है। जब मैं खाना खा रहा होता हूँ तभी सिस्टम मुझे बताता है, लू का फेवर एक से बढ़ गया, स्टेटस अभी अननोन है, पर क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड ने आपके लिए डिनर प्रिपेयर किया है इसीलिए आपको थोड़ा कैशबैक मिलता है। आगे मैं मुस्कुराते हुए लू से कहता हूँ, सिर्फ मुझे खाना खाते हुए मत देखो, तुम भी तो कुछ खाओ। लू थोड़ा ब्लश करते हुए मुझसे कहती है, तुम्हें खाते देख मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ये सुनने के बाद मैं अपने मन में कहता हूँ, लू के साथ मैं काफी चिल कर सकता हूँ और हान के साथ मैं घूम फिर सकता हूँ। खैर उसके बाद मैं अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता हूँ। मैं मैसेज करके याओ से पूछता हूँ, क्या कल तुम लंच के लिए फ्री हो? और अगले दिन याओ के साथ मैं उस स्टोर में चला जाता हूँ जिसमें मैं कुछ दिन पहले हान को लेकर आया था। वहाँ की मैनेजर पहले तो हमारा वेलकम करती है और उसके बाद वो अपने मन में सोचती है, ये लड़का पहले यहाँ पर किसी और लड़की के साथ आया था और आज एक दूसरी लड़की के साथ। खैर आगे याओ मुझसे कहती है, क्या मैं कुछ बैग्स को चेक कर सकती हूँ?